अंकित का मन अब कड़वाहट से भर उठा था, क्योंकि उसे अब रिश्तों पर कोई विश्वास ही नहीं था। न जाने उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसका विश्वास रिश्तों पर से उठ चुका था। अंकित बचपन से ही प्यार और स्नेह को तरसता आया था। उसने कभी यह महसूस किया ही नहीं कि हाँ, उसकी भी किसी को फिक्र है, कोई है जो उसको समझता है, कोई तो है जो इसके दिल के पास है। लेकिन नहीं था, कोई नहीं था उसके पास। सरल भाषा में कहा जाए तो माँ होकर भी उसके पास माँ नहीं थी। माँ शब्द सुनते ही उसे चिढ़-सी होने लगती। इस बार घर आया तो ताऊ जी ने फिर से अपनी जिद दोहरा दी। वे चाहते थे कि अंकित शादी कर ले, जबकि अंकित शादी के नाम से चिढ़ता था। ताई जी ने उसे सदा पराया ही समझा, पर ताई जी ने उसके लिए अपनी ममता की धारा कभी सूखने नहीं दी। अंकित की माँ अंकित में इस कड़वाहट की एक बड़ी वजह थी, जिसने उसके भीतर की सभी कोमल भावनाओं को जला दिया था। परंतु ताऊ जी कभी भी मेरी माँ के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे। वे उसके सुरक्षा कवच जैसे थे। एक बार जब मैं माँ के खिलाफ बोला था तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया था। छुट्टी के बाद मैं वापस चला आया। हॉस्पिटल में आते ही वार्ड कर्मचारी ने एक महिला से मिलाया, जो कुछ महीने पहले गुजर गई एक अनाथ बच्ची के बारे में पूछताछ कर रही थी। मेरी नज़र उस महिला पर टिक गई। 3 साल की उसकी बच्ची, जो मेरी मरीज थी, से उस औरत की सूरत काफ़ी मिलती जुलती थी। जब मैंने उस महिला से बात की तो पता चला वह उस बच्ची की माँ है। उसकी बात सुन मैं हैरान रह गया कि इतनी पढ़ी लिखी महिला और उसकी संतान लावारिस मर गई। वह महिला अनाथालय से मेरा पता लेकर आई थी। वह बच्ची कैसी थी? उसके भर्राए स्वर पर मेरे अंदर की कड़वाहट जबान पर चली आई। अब राख कुरेदने से क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। मैं उसे रोता सुबकता छोड़कर चला आया और सोचने लगा कि जिंदा बच्ची को तो पूछा नहीं, अब आंसू बहाने यहाँ चली आई है। अक्सर मेरी सामी घर के पास शांत समुद्र तट पर गुजरती थी। अपने काम से बचा खुचा समय मैं लहरों से ही बांटता था। गीली रेत का घर बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस शाम भी वहाँ बैठा बैठा मैं कितनी देर बच्ची के ही विषय में सोचता रहा। दूसरे दिन भी उस औरत ने मुझसे मिलना चाहा, मगर मैंने टाल दिया। पता नहीं क्यों मुझे औरतों से नफरत होती, विशेषकर ऐसी औरतों से जो अपनी संतान को अनाथ कर कहीं दूर चली जाती हैं। हर औरत में अपनी माँ की छवि नज़र आती, लेकिन हर औरत ममता से शून्य महसूस होती। कुछ दिनों बाद एकाएक वार्ड में उसी औरत को देख मैं चौंक पड़ा। पता चला आधी रात को कुछ पुलिसकर्मी उसे यहाँ पहुँचा गए थे। पूछताछ करने पर पता चला कि 2 दिनों से उसे कोई भी देखने नहीं आया। मैं सोचने लगा, क्या यह औरत इस शहर में अकेली है? वह रात मैंने उसकी देखभाल में ही बिताई। सुबह सुबह उसने कोई जवाब ना दिया। दूसरी सुबह पता चला कि वह हॉस्पिटल से चली गई। शाम को मैं घर आया। मैं चाय बनाने में व्यस्त था कि द्वार की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर देखा कि सामने वही औरत खड़ी है। मैंने चौंकते हुए कहा, अरे आप, आइए आइए। उसे बैठाने के बाद मैं चाय ले आया, फिर गौर से उसके समूचे व्यक्तित्व को निहारा। साफ सुथरा रूप और कानों में छोटे छोटे सफ़ेद मोती। याद आया मेरी माँ के कानों में भी सफ़ेद हीरे दमकते रहते थे। जब भी कभी ताऊ जी की उंगली पकड़े उससे मिलने जाता, उन हीरों की चमक से आंखें चौंधिया जाती। मैं माँ के रूप में ममत्व का भाव ढूंढता रहता, पर वह पल भर भी मेरे पास ना बैठती। वह औरत धीरे से बोली, मैंने आपको बहुत परेशान किया। मेरी बेटी की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई। नहीं नहीं, वह तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने गौर से उसकी ओर देखते हुए कहा। एक माँ होने के नाते यह संतोष व्यक्त करने चली आई कि आपने उसकी मौत आसान करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस दुखियारी को आखिरी वक्त पर किसी का सहारा तो मिला। यह कहने के साथ वह मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता रखकर चली गई। दूसरी शाम में सागर तट पर बैठा था।
तभी वह औरत एक छाया की तरह सामने चली आई और बोली, क्या आपके पास बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। चंद पलों के बाद उसने गंभीर स्वर में पूछा, वह बच्ची देखने में कैसी थी? जी? मैं उसके प्रश्न पर चौंका कि फिर से वही प्रश्न जो उस दिन भी किया था। आप भी सोचते होंगे मैं कैसी माँ हूँ, जिसे यह भी पता नहीं कि उसकी बेटी कैसी थी। जब मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हुई, उस समय बच्ची का जन्म नहीं हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने पति की जाते ही आंखें फिर ली। फिर जब बच्ची का जन्म हुआ तो मेरे ही माँ बाप उसे अनाथालय में छोड़ गए। वे मुझे यही बताते रहे कि मृत बच्चा पैदा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। उसके बाद क्या होता? मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई, खाली हाथ रह गई। पति और बच्ची की कोई भी निशानी नहीं रही मेरे पास। लेकिन आपके माँ बाप ने ऐसा क्यों किया? मैं पूछे बिना रह ना सका। डॉक्टर साहब, एक बच्ची की माँ की दूसरी शादी कैसे होती? इसीलिए उन्होंने शायद यही उचित समझा। कहते कहते वह रो पड़ी। तो क्या आपने शादी की? नहीं, बहुत चाहा कि अतीत को काट कर फेंक दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अतीत कोई वस्त्र तो नहीं है ना, जिसे आप जब चाहें बदल लें। अपने आंसू पोंछकर वह बोली, अभी कुछ दिनों पहले मेरी माँ भी चल बसी, पर मरते मरते मुझ पर एक एहसान कर गई। मुझे बताया कि मेरी बेटी जिंदा है। जब मैंने सोचा कि माँ बेटी साथ साथ रहेंगी तो जीना आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वह भी नहीं बची। मेरा मन भर आया। मैं हमेशा अपनी माँ की स्वार्थ को नीति मानकर उससे समझौता करता रहा। मैं सोचने लगा, क्या मेरी माँ अकेली रह मुझे पाल नहीं सकती थी? जो औरत मेरे सामने बैठी थी उसे मैं नहीं जानता था, मगर यह सत्य था कि वह जो भी थी, कम से कम रिश्तों के प्रति ईमानदार तो थी। मेरी माँ की तरह स्वार्थी और कठोर नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी बहुत मासूम थी, बहुत ही प्यारी। वह कैसी बातें करती थी? अभी बहुत छोटी थी ना, 3 साल का बच्चा भला कैसी बातें कर सकता है? मरने से पहले क्या वह बहुत तड़पी थी? क्या उसे बहुत तकलीफ हुई थी? नहीं, तड़पी तो नहीं थी, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गई थी। हमेशा मेरे गले से लिपटी रही थी। कहते हुए मैंने हाथ उठाकर उसका कंधा थपथपा दिया। आप जब चाहें मेरे पास चली आएं। बच्ची के बारे में जो भी याद होगा बताता रहूँगा। बाद में पता चला कि वह बैंक में कार्यरत है। हर शाम वह सागर तट पर मेरे पास आ जाती, अपनी बच्ची का पूरा ब्यौरा मुझसे लेती और रोती हुई लौट जाती। वह नई नई यहाँ आई थी, किसी से भी तो उसकी जान पहचान न थी। उसकी बातें उसके पति और अनदेखी बच्ची के दायरे से बाहर कभी जाती ही नहीं थी। मैं चुपचाप उसके अतीत में जीता रहता, कभी कभी विषय बदलने की कोशिश भी करता कि इतने तनाव से कहीं उसकी मानसिक हालत ही ना बिगड़ जाए। एक शाम जब मैं घर आया तो ताऊ जी को बाहर इंतज़ार करती पाया। मैं उनकी आवभगत में लग गया, मगर मेरी सारी स्नेह को एक तरफ झटक वे नाराज़गी से बोले, रीना को कब से जानते हो? जानते हो? वह विधवा है। क्या रिश्ता बांधना चाहते हो उससे? कुछ भी तो नहीं, वह दुखी है, अक्सर मेरे पास चली आती है। अच्छा, क्या तुम उसका इलाज करते हो? देखो अंकित, मैं नहीं चाहता तुम उससे मेल जोल बढ़ाओ। उसकी दिमागी हालत खराब रही है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। उसे पागल बनाने में उसके माँ बाप का भी दोष है। क्यों उसकी बच्ची को यहाँ फेंक गए? मैंने रीना की सुरक्षा में होठ खोले, मगर ताऊ जी ने फिर चुप करा दिया। माँ बाप सदा संतान का भला सोचते हैं। नरेश को जो ठीक लगा उसने किया। अब कृपया तुम उसका साथ छोड़ दो। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया कि रीना ताऊ जी के मित्र नरेश की पुत्री है। वे एक दिन रहकर चले गए, मगर मेरा पूरा अस्तित्व एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में कैद कर गए। मैं सोचने लगा, क्या रीना से मिलकर मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? ताऊ जी को इस मेल जोल से क्या आपत्ति है? रात की ड्यूटी थी, सो दिन में मैं तट पर नहीं जा पाया था। रात के 11 बज रहे थे, तभी अचानक रीना को अपने सामने पाया। उसके कपड़े भीगे थे और उन पर रेत चमक रही थी। जाहिर था अब तक वह अकेली
सागर तट पर बैठी रही होगी। फटी फटी आंखों से उसने मुझे देखा तो मैंने साधिकार उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपने कमरे में लाकर उसे कुर्सी पर बिठाया। उसके पैरों के पास साड़ी को रक्त रंजित पाया। झट से उसका पैर साफ कर मैंने पट्टी बांधी। मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ ना, अब कभी आपके पास नहीं आऊँगी। उसकी बात सुन मैं चौंक उठा। वह आगे बोली, जो मर गए वे तो छूट गए, पर मैं ही दलदल में फंसी रह गई। मेरा ही दोस्त था जो आपके पास आती रही। सच, आपको लेकर मैंने कभी वैसा नहीं सोचा जैसा आपकी ताऊ जी ने सोचा। मैं तो अपनी मरी हुई बच्ची के लिए आती रही, क्योंकि आखिरी समय आप ही उसके पास थे। मैं बच्ची की कसम खाती हूँ, मेरे मन में आपके लिए। बस रीना, मैंने उसे चुप करा दिया, फिर धीरे से उसका कंधा थपथपाया। ताऊ जी की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम जब भी चाहो मेरे पास चली आना। थोड़ी देर बाद वह जाने लगी तो मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे इतनी रात गए जाने नहीं दिया था, सुबह होने तक रोक लिया था। टिटनेस का टीका लगाकर वही अपने बिस्तर पर सुला दिया था और खुद पूरी रात बरामदे में बिताई थी। सुबह राउंड से वापस आया तो पाया मेरा सॉल वही छोड़ वह जा चुकी थी। उसके बाद वह मुझसे मिलने नहीं आई। उसके घर का मुझे पता नहीं था और बैंक फ़ोन करता तो वह बात करने से ही इनकार कर देती। एक सुबह 10 बजे उसकी बैंक चला गया। मुझे देखते ही वह भीतर चली गई। उसके पीछे जाकर तमाशा नहीं बनना था, सो हार कर वापस चला आया। परंतु असंतुलित मन ने उस दिन मेरा साथ ना दिया। मोटरसाइकिल को बीच सड़क में ला पटका। एक्सीडेंट की बात सुन ताऊ जी भागे चले आए। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, ताऊ जी, रीना को सूचित कर दीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्षण भर को ताऊ जी चौंक गए थे, फिर बोले, क्या वो तकलीफ़ है? जी चाह रहा था ताऊ जी से झगड़ा करूं, मगर लिहाज का मारा मैं चुप था। बार बार मन में आता कि ताऊ जी से पूछूं कि उन्होंने रीना का अपमान क्यों किया था, क्यों मुझे इस आग में ढकेल दिया। ताऊ जी मेरे जख्मी शरीर को सहलाते हुए बोले, अंकित, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अचानक मैंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं रीना से मिलना चाहता हूँ। लेकिन उससे तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था। हाँ, मैंने कहा था, पर अब भी मैं कह रहा हूँ कि उससे रिश्ता बांधना चाहता हूँ। वह तो विधवा है, भला उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे? क्या विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता? मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ। तो फिर आप रीना के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि तुम इस पक्ष में कभी नहीं रहे। तुम अपनी माँ से इतनी नफरत करते हो। जानते हो ना उसका कारण क्या है? उसका पुनर्विवाह ही इस घृणा का कारण है। जो इंसान अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाया, वह अपनी पत्नी से इंसाफ कैसे करेगा? मैं हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, मगर तब तक ताऊ जी जा चुके थे। मैं सोचने लगा, क्यों ताऊ जी रीना को मुझसे दूर करना चाहते हैं? किस अपराध की सज़ा देना चाहते हैं? तभी कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुड़कर देखा, रीना ही तो सामने खड़ी थी। यह क्या हो गया? उसने हैरानी से पूछा। मेरा जी चाहा कि उसकी गोद में समाकर सारी वेदना से मुक्ति पा लूं, लेकिन वह पास बैठी ही नहीं। थोड़ी देर सामने बैठकर चली गई। एक दिन रीना का पीछा करते मैंने उसका घर देख लिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे उसका द्वार खटखटा दिया। वह मुझे सामने पाकर हैरान रह गई। मैंने जल्दी से कहा, नाराज मत होना, नाश्ता करने आया हूँ। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, कोई क्या सोचेगा? आप यहाँ क्यों चले आए? तुम भी तो मेरे पास चली आती थी, मैंने तो कभी मना नहीं किया। वह मेरी भूल थी, मेरा पागलपन था, और यह मेरा पागलपन है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता बांधना चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। समीप जाकर मैंने उसकी बाह पकड़ ली। तुमसे पहले मेरा जीवन आराम से चल रहा था, कहीं कोई हलचल ना थी। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार ही दे दो। देखो रीना, मैं तुम्हारे किसी भी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जानते हो, मुझे अभी भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वह मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, पागल लोग बैंक में इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो।
मेरे हाथ से बाह छुड़ाकर वह भीतर चली गई। मैं भी तेज कदमों से उसके पीछे पीछे गया और तनिक ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे जो कहना था कह दिया, अब चलता हूँ, नाश्ता फिर किसी दिन। अंकित, रीना ने पुकारा, परंतु मैं रुका नहीं। मैं शाम तक बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। मुझे फिर सामने पाकर रीना एक बार फिर तनाव से भर उठी, पर खुद को संभालते हुए बोली, आइए बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तुम मेरे पास बैठो, चाय की इच्छा नहीं है। रीना मेरे पास बैठ गई। मैं अपने विषय में सब कुछ बताता रहा और वह सुनती रही। तुम ही कहो, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो गलत क्या है? अगर ताऊ जी मेरी माँ का पुनर्विवाह करवा सकते हैं तो अब तुम नया जीवन आरंभ क्यों नहीं कर सकती? आपके साथ जो हुआ वह माँ के पुनर्विवाह की वजह से ही हुआ ना। आप अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाते, उनके पति को अपना पिता स्वीकार नहीं करते। इस अवस्था में आप मेरा सम्मान कैसे करेंगे? अगर आप पुनर्विवाह को बुरा नहीं मानते तो पहले अपनी माँ का सम्मान कीजिए, उनसे नाता जोड़िए। मैं रीना की दलील पर खामोश था। उसकी दलील में दम था, पर उसका तुरंत कोई तोड़ मेरी समझ में ना आया। रीना के मुंह में बंधा, बस इतना ही कह पाया, अगर तुम चाहती हो तो उन लोगों से नाता जोड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा पर ही ऐसा क्यों? क्या आप अपने मन से ऐसा नहीं चाहते? मैंने कहा ना कि मैं इतना तरस चुका हूँ कि कोई इच्छा अब जिंदा नहीं रही। माँ ने जो भी किया, हो सकता है उसकी गृहस्थी के लिए वही अच्छा हो। यह सच ही है कि अतीत के भरोसे जीवन नहीं कटता और ना ही मरने वाले के साथ इंसान मर ही सकता है। जो भी हुआ होगा शायद अच्छे के लिए ही हुआ होगा। मगर इस सारे झमेले में मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरे कंधे पर पड़ा शॉल सरक गया था। एकाएक रीना बोली, अरे आपकी बाह अभी भी? हाँ, 3 हफ्ते का प्लास्टर है ना। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ नया ही देख लिया। झट पास आकर उसने शॉल मेरी पीठ से भी सरका दी। आपके कपड़ों पर तो खून के धब्बे हैं। फिर वह डबडबाई आंखों से बोली, इतनी तकलीफ में भी आप मेरे पास चले आते हैं। दर्द कम करने ही तो आता हूँ। तुम छूती हो तो ऐसा क्या है मेरे छूने में? वह सब कुछ है जो मुझ जैसे इंसान को चाहिए। मगर यह सत्य है, इसे वासना नहीं कहा जा सकता, जैसा शायद ताऊ जी ने समझा था। अब बाह का प्लास्टर खुलने को 2 हफ्ते बाकी थे। इस दौरान रीना ने मुझे संभाल लिया था। वह हर शाम मेरे घर आती और भोजन का सारा प्रबंध करती। जिस दिन मैंने प्लास्टर कटवाया उस दिन सीधा रीना के पास ही चला गया। मुझे स्वस्थ पाकर उसकी आंखें भर आई। सहसा रीना को छाती से लगाकर मैंने उसको भींच लिया। वह मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। रीना के स्पर्श में एक अपनापन था, एक विश्वास था। प्लास्टर के खुलते ही मैं हॉस्पिटल जाने लगा। मेरी दिनचर्या फिर से शुरू हो गई। एक दिन ताऊ जी मिलने चले आए। उन्होंने ही बताया कि मेरी माँ के दूसरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। तीनों बच्चे अमेरिका में हैं और ऐसी हालत में वह अकेली है। वे सोचते हुए से बोली, अंकित, तुम्हें अपने पिता से मिलना चाहिए। मैं सोचने लगा, भला वह इंसान मेरा पिता कैसे हो सकता है जिसने कभी मुझे मेरी माँ से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। फिर भी मैं उनसे मिलने चला गया। मेरे पहुँचने पर वे बस मेरा हाथ पकड़े लेटे रहे और फिर सब समाप्त हो गया। अमेरिका से उनके बच्चे भला इतनी जल्दी कैसे आ सकते थे? ताऊ जी ने मेरे हाथों ही उनका दाह संस्कार करवाया। जब मैं लौटने लगा तो ताऊ जी ने ही टोक दिया, कुछ दिन अपनी माँ के पास रह ले, वह अकेली है। मैं 7 दिनों से उस घर में था, पर एक बार भी माँ ने मुझे पुकारा नहीं था। उसने अपने विदेशी बच्चों का नाम ले लेकर मृत पति का विलाप तो किया था, मगर मुझसे लिपट कर तो एक बार भी नहीं रोई थी। फिर भी ऐसी कौन सी डोर थी जिसे ताऊ जी अभी भी गांठ पर गांठ डालकर जोड़े रखने का प्रयास कर रहे थे। जब मैं बैग उठाकर चलने लगा तब माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, अंकित से कह दीजिए रीना से मिले तो बता दे कि उसका काम हो जाएगा। शोभा उसका अधिकार उसे देने को तैयार है। तब जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। ताऊ जी की तरह प्रश्न सूचक भाव से देखा। पता चला शोभा
रीना की सास का नाम है और रीना अपने ससुराल में अपना स्थान पाने के लिए अक्सर माँ को फ़ोन करती है। मैं वापस तो चला आया, परंतु पूरे रास्ते रीना के व्यवहार का अर्थ खोजता रहा। उसने तो कभी नहीं बताया था कि वह मेरी माँ को जानती है और अक्सर उनसे फ़ोन पर बातचीत करती है। शाम को मैं हॉस्पिटल में ही था कि रीना चली आई। इतने दिनों बाद उसे देख खून में एक लहर सी उठी। उसके पास तो बिठा लिया, परंतु अविश्वास ने अपना फन ना झुकाया। चंद पलों के बाद वह बोली, आपकी माँ बहुत अकेली रह गई है ना? आप उन्हें भी साथ ही ले आते। उनके बच्चे भी तो उनके पास नहीं हैं। आपको उनका सहारा बनना चाहिए। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि कोई बताए मुझे, तब मुझे किसका सहारा था जब माँ ने 6 साल के बच्चे को ताऊ जी की चौखट पर पटका था। क्या उसने सोचा था कि अनाथ बच्चा कैसे पलेगा? सारे के सारे भाषण मेरे लिए ही क्यों भला? सहसा मुझे याद आया, रीना तो मेरी माँ को जानती है। कहीं अपनी ससुराल में अपना अधिकार पाने के लिए माँ की वकालत का जिम्मा तो नहीं ले लिया है इसने? मेरे मन में शक और क्रोध का एक ज्वार सा उठा और रीना को वहीं छोड़ मैं बाहर निकल गया। उसी रात माँ का फ़ोन आया, लेकिन हाँ हूँ में ही बात हुई। माँ ने मुझे बुलाया था। सुबह ही त्रिचूर के लिए गाड़ी पकड़ ली। सोचा था माँ की गोद में सिर छिपाकर ढेर सारा ममत्व पा लूँगा, मगर वहाँ तो उन्होंने एक बलि वेदी सजा रखी थी। पता चला कि माँ ने रीना की ननंद को मेरे लिए चुन रखा है। उसकी तस्वीर भी उन्होंने मेरे सामने रख दी। श्वेता पसंद आएगी तुम्हें। श्वेता कौन? मैं अबाक रह गया। रीना ने तुम्हें सब समझा कर नहीं भेजा? मैंने उससे कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह समझा बुझा कर भेजे। देखो अंकित, मेरी सारी जायदाद तुम्हारी है। मेरे बच्चों ने वापस आने से इनकार कर दिया है। सब तुम्हें दे दूंगी, बस श्वेता के लिए हाँ कह दो। मैं हक्का बक्का रह गया। हताश नज़रों से ताऊ जी को देखा और सोचा कि मेरी माँ और रीना दोनों ही सौदेबाज निकली। रीना को ससुराल में अपना अधिकार चाहिए और उसके लिए उसने मुझे मेरी माँ के हाथों बेच दिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, लेकिन एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि आप वापस अपने बच्चों के पास चली जाएं। और रही बात यहाँ की प्रॉपर्टी की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिस माँ का प्यार मुझे मिला ही नहीं, तो मैं इस शर्त वाली प्रॉपर्टी का क्या करूँगा। शाम को कोचीन पहुंचकर अपना सारा गुस्सा रीना पर उतारा। वह मेरे गुस्से को देख सन्न रह गई। उसके आंसू से भरे चेहरे पर कई भाव जागे थे, मानो कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं रुका ही नहीं। मेरे लिए सब फिर समाप्त हो गया। एक दिन सुबह सुबह ताऊ जी आ पहुँचे। मेरी अस्त व्यस्त दशा पर वे भीख से गए। मुन्ना, तुझे क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। जी चाह रहा था चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा लूं। तभी ताऊ जी बोले, रीना की सास ने उसका सामान भेजा है, उसे दे आना। उन्होंने एक अटैची की तरफ इशारा किया। मैं क्रोध से भर उठा कि यह वही सामान है जिसके लिए रीना मुझे छलती रही। आक्रोश की पराकाष्ठा ही थी जो उठकर अटैची खोल दी और उसका सारा सामान उलट पुलट कर पैरों से रौंद डाला। तभी एक झन्नाटेदार हाथ मेरे गाल पर पड़ा। ताऊ जी चीखे थे, एक विधवा से शादी करना चाहते हो? क्या यही सम्मान करोगे उसके पूर्व पति का? अरे, जब तुम उसका सम्मान ही नहीं कर पाओगे तो उसके साथ न्याय क्या करोगे? अतीत की यादों से लिपटी किसी विधवा से शादी करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। उसके पति का अपमान कर रहे हो और दावा करते हो कि उससे प्यार करते हो। मेरे पैरों के नीचे शायद रीना के पति की चंद तस्वीरें थीं। एक पुरुष के कुछ कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। ताऊ जी की आंखें आग उगल रही थी। ऐसा लगा एक तूफान आकर चला गया। थोड़ी देर बाद खुद ही रीना का सामान सहेज कर मैंने अटैची में रखा और तस्वीरें इकट्ठे की और एक तरफ रखी। फिर अपराध भाव लिए ताऊ जी के पास बैठा। वे गंभीर स्वर में बोले, तुम रीना के लायक नहीं हो। मैंने सोचा था उसने मुझे छला है। मैं धीरे से बोला, क्या छला है उसने? तुम्हारी माँ से यह जरा सामान मंगवाया, पर बदले में क्या क्या दिला दिया तुम्हें। क्या इसी विश्वास के बल पर उसका हाथ पकड़ोगी? मैं चुपचाप रहा था। देखो अंकित, रीना मेरी बेटी जैसी है। अगर कई साल पहले मैं अपनी विधवा भाभी का पुनर्विवाह किसी योग्य पुरुष से करवा सकता हूँ, तो
अब रीना को तुम्हारे जैसे खुदगर्ज से बचा भी सकता हूँ। इतना दम है अभी इन बूढ़ी हड्डियों में। मैं खुदगर्ज नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने होठ खोले, फिर उसी पल रीना का सामान उसे देने गया। वह मेरे हाथों से राजन का सामान देखकर हतप्रभ थी। अपने पति की तस्वीर देखकर वह हैरान रह गई। मैंने धीरे से कहा, यह सामान तुम्हारे लिए अमूल्य था। मैं तुम्हारी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, पर कम से कम मुझे सच तो बताती। लेकिन मेरी माँ से क्यों मांगा यह सब? सौदेबाजी क्यों की रीना? क्या मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुमने सोचा वह औरत ज़मीन जायदाद के लोभ से मुझे खरीद लेगी, लेकिन मैं तो पहले से ही तुम्हारे हाथ बेमोल बिक चुका था। क्या कोई बार बार बिक सकता है? फिर यह सामान मंगाकर तुमने कोई चोरी तो नहीं की? तुम रिश्ते के प्रति ईमानदार हो, तभी तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रीना मुझे एकटक देख रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे मैं रो पड़ा। रीना ने अटैची खोलकर उसमें से राजन के कपड़े निकाले। एक एक कपड़े के साथ उसकी एक एक याद जुड़ी थी। फिर वह फफक फफक कर रो पड़ी। मैंने रीना को अपनी बाहों में ले लिया, फिर आंसू पोंछकर उसका माथा चूम लिया। वह मेरी छाती में समाई बिलखने लगी। बस रीना, अब मेरे साथ चलो, ताऊ जी आए हुए हैं, आज सारी बात तय हो जाएगी। इतना सुनकर वह मुझसे लिपट गई। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।